नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बात करने वाले हैं आज हम भारत और जापान के बारे में। जैसे कि आप पिछले दिनों से ये सुनकर के आए होंगे कि जापान अपनी पावर को, अपने मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, बढ़ा रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हो जाते हैं उनको अपने हथियार खरीदने का ऑफर भी दे रहा है। वही जापान जो काफ़ी लंबे समय तक जिसने डिसअर्मामेंट, अपने हथियारों पर वृद्धि नहीं करनी है, सेना पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, इस रणनीति को अपना रहा था, अचानक से वही जापान कैसे एक टर्निंग पॉइंट लेता है और वापस से एशिया पर राज करने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी हम जापान का जो जिक्र कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया जापान जो है वो इस समय भारत के साथ भी अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाने वाला है। और हाल ही में यहां पर यात्रा हुई है किसकी, इंडिया जापान ट्रेड इन अ लोकल करेंसीज, इस पर बातचीत करी जा रही है। तो जो मोदी और तकाइची हैं इनकी बैठक हुई, ठीक है, और ये विजिट पर आई हैं, इंडिया की विजिट पर, और मे बी लाइक 3 जुलाई को ये वापस चली जाएंगी। इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा वो ये था कि व्यापार अभी तक जो डॉलर में किया जाता था, अब वो व्यापार लोकल उनके जो करेंसी है उसमें किया जाएगा, यानी कि येन और रुपए में व्यापार होगा अब, जिससे दोनों ही देशों का जो व्यापार घाटा था उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि अचानक से ऐसे कैसे हम यूएस का जो डॉलर है वो हर जगह से रिप्लेस कर रहे हैं, इससे हमारे भारतीय जो रुपया है वो भी स्ट्रेंथन होगा। तो एक स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्ड करी जा रही है इसको लेकर के। नाउ आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कल का मुझे कमेंट याद आया एंड आई पर्सनली थैंक दैट पर्सन। उन्होंने एक सजेशन मेरे लिए लिखा था एंड दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। दैट पर्सन कॉल कि मैम आप कुछ शब्द हैं, आप डिलीवर बहुत अच्छा करते हैं, एक कुछ शब्द है जैसे कि जो है, ये है, जैसे कि है, ये हो जाता है, इसको कम यूज़ किया करिए। सो अब मैं ट्राई करूंगी कि ये वर्ड्स में ज़्यादा यूज़ ना करूं, बट इन फ्लो वो मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं, इंटेंशनली मैं यूज नहीं करती हूँ, तो अब मैं उसको थोड़ा सा साइड करने का ट्राई करूंगी। और ऐसे जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ, और कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये पिछले हाल के दिनों में जितनी भी खबरें रही हैं। यहाँ पर हैं पीएम जो तकाइची है, इनकी 3 दिवसीय भारत दौरा है। पीएम मोदी इन मुद्दों पर बात करेंगे। कौन कौन से मुद्दे अब खास रहने वाले हैं, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, जिन जिन मुद्दों पर इन दोनों ही देशों को आगे अपने संबंधों को लेकर के जाना है। सो 16वें शिखर सम्मेलन का ये प्रमुख उद्देश्य अभी रहने वाला है कि आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर दोनों लोग घोषणा करेंगे कि हमें अपनी दोनों की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना है, राइट। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का मकसद दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं जैसे सैन्य तैयारियों को भी मजबूत करना है। यानी कि एशिया रीजन में अभी सबसे अच्छा बेहतरीन एक साइन अग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा दांव चला कि भाई चाइना समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। उसने तुवालू के साथ डील साइन करी कि तुवालू कभी भी किसी दूसरे देश को अपने बंदरगाह, पोर्ट्स को सैन्य जो एक्टिविटीज हैं इनके लिए यूज नहीं करने देगा, प्लस साथ ही साथ कोई भी वहां पर इन्वेस्टमेंट उसके उन क्षेत्रों में नहीं कर सकता है और ना ही सैन्य बेसिस तुवालू में बना सकता है, राइट। जिससे कि उसने पैसिफिक क्षेत्र को एक तरीके से सुरक्षित करने का काम किया और चीन को साइडलाइन किया। प्लस अब जापान भी यही काम कर रहा है। जापान ये जान चुका है कि अगर मैंने चाइना की बढ़ती पावर को काउंटर नहीं किया तो ग्लोबल साउथ का जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जब हम ग्लोबल साउथ के विकास की बात करते हैं, तो अभी यूएस हमारे ऊपर दबाव बना करके रखना चाहता है ग्लोबल साउथ पर, लेकिन वो समय दूर नहीं जब चाइना हम पे प्रेशर क्रिएट करेगा और हमें उसके आगे झुकना पड़ेगा। और क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है सभी एशियन कंट्रीज की चाइना के ऊपर कि पूरी तरीके से उसको हम बाइकॉट नहीं कर सकते। तो अगर हम बाइकॉट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित कर सकते हैं ना। तो ये जितनी भी रणनीतियां और समझौते होते हैं ये क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, पर्टिकुलर उस रीजन में कि हमें भैया सामने वाले नेशन से किसी प्रकार का खतरा ना हो। दूसरा, अगर खतरे की स्थिति होती है तो हमारे पास वो देश हैं जो हमारा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, साझा अभ्यास और सहयोग पर जोर दिया गया कि भैया हम दोनों का हो जाता है बेहतर तरीके से, हम अपनी सेना को क्या करेंगे, आगे कार्य करेंगे। प्लस 30 दिवसीय यात्रा जो है वो 3 जुलाई को हमारी खत्म हो रही है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम किन किन चीजों पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की बात कही थी। बायोगैस, तेल और गैस के समझौते भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जिस प्रकार से ईरान
इजराइल, यूएस, हॉर्मुज स्ट्रेट इतना ज्यादा चर्चा में रहा ना कि अब तो भाई कोई भी नाम लेता है ना हॉर्मुज स्ट्रेट तो हमें पता चल जाता है अच्छा आसपास ये कंट्रीज है, यहाँ ये हुआ, इतने दिनों में ये चल रहा था। तो सबने ये देख लिया कि ऑयल डिप्लोमेसी नाम की भी एक चीज होती है और कितना ज्यादा जो एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। ऑल्दो रशिया है हमारे पास, बट सैंक्शंस हैं यूएस के कुछ ना कुछ। प्लस अब हमें क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो हमें कितनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई, जो अभी गैस के दाम बढ़ चुके हैं वो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब हमें ऐसे अल्टरनेटिव देश चाहिए जो भैया उधर से ना आ रहे हो तेल लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बाईपास ही कर दे। तो हम अदर अल्टरनेटिव कंट्रीज को यहाँ पर तलाश रहे हैं। इसके लिए हमने जापान के साथ भी बातचीत करी है। जापान हमें बायोगैस, तेल और गैस की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी यहाँ पर सप्लाई करने वाला है। आगे आते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी पर हमारा बहुत ही ज्यादा फोकस रहने वाला है जापान के साथ। जापान के साथ हम अपनी कनेक्टिविटी क्यों बिल्ड करेंगे? ऑफ कोर्स बिल्ड करना जरूरी हो जाता है बिकॉज चाइना ने हमारे जितने भी पड़ोसी नेशंस हैं वहां पर अपनी पैठ बढ़ा ली है। तो अब हम उसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और चाइना के इधर जितनी भी कंट्रीज हो जाती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हो जाती हैं, वहां पर अपने रिश्तों को हम बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल उत्पाद, बंगाल की खाड़ी में जो औद्योगिक कॉरिडोर है उससे हम जोड़ेंगे ताकि हमारा जो बंगाल की खाड़ी है वो बेहतर तरीके से वर्क कर पाए। तो उसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से और इस पर किसी भी नेशन का कोई आधिपत्य ना हो, इसको भी हम देखेंगे। गुवाहाटी से नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था हमारा शिखर सम्मेलन, क्योंकि पहले होने वाला था गुवाहाटी में कि असम में होगा, बट फिर उसके बाद ड्यू टू सम विकास परियोजना और इन सारी चीजों की वजह से ये सारी मीटिंग हमारी न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। चलो आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि जिस जापान की हम बात कर रहे हैं, जिसलिए हम कह रहे हैं कि भैया जापान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? तो जब पावर बैलेंस की बात आती है, जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है, तो आप देखोगे कि जापान हमारा G7 में शामिल हो जाता है बट ब्रिक्स में शामिल नहीं है। ठीक है, जापान हमारा क्वाड में शामिल है, जापान हमारा G20 में भी शामिल है। ठीक है, ये 3 ग्रुप हो जाते हैं जहां पर जापान है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी G20 में है, इंडिया भी क्वाड में हो जाता है और इंडिया हमारा ब्रिक्स में हो जाता है, लेकिन कहाँ है, G7 में नहीं है। G7 में खाली बस हम एक नॉर्मल कंट्री हर साल बुलाए जाते हैं और जाते भी हैं। ठीक, तो ये एक पूल की तरह काम कर रहा है कि भैया G7 और हमारा ये जो ब्रिक्स हो जाता है, प्लस G20 में कुछ हमारे साझा उद्देश्य हैं, क्वाड में हमारा साझा उद्देश्य हो जाता है चीन को काउंटर करना। तो इससे हमारी कुछ मोटिव्स है ना वो क्लियर हैं और दोनों के सेम मोटिव हो जाते हैं कि एक तो विकास करना है, इंडो पैसिफिक रीजन पर किसी भी देश का हमें आधिपत्य नहीं चाहिए, व्यापारिक मार्ग खुले होने चाहिए, प्लस हमारी सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाती है। तो इन सारे मुद्दों पर क्या करेंगे, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। प्लस एक चीज ये भी है कि भैया चाइना और जापान के आपस में नहीं बनती है कुछ चीजों को लेकर के, सेम इंडिया और आपका चाइना का चलता रहता है। प्लस जैसे कि इंडिया क्या करता है, इसी चीज को टैकल करने के लिए ताइवान के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखता है क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो अब इन जो मंच है ना, यहाँ पर जब औद्योगिक चीजों की बात आएगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तो हम जापान को अपनी साइड कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है जापान के साथ अपने संबंधों को और अच्छा करने की, और जापान भी इस समय ऐसा ही चाह रहा है। तो ये ग्रुप इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इंडिया जापान अगर रिलेशन की मैं बात करूं भैया, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब जितनी भी आपको रेल लाइंस वगैरह देखने को मिलेंगी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स जितने देखने को मिले, सब में जापानीज टेक्नोलॉजी लगी हुई है। हमारा चाहे आप बुलेट ट्रेन की बात कर लो, वहां पे भी जापानीज टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाएगी। सो जितने भी मेट्रोज डेवलप किए जा रहे हैं सभी जापान के सहयोग से डेवलप किए गए हैं। अभी तक जो न्यू डेवलप हो रहे हैं, इवन वो भी, लखनऊ मेट्रो की बात करूं वो भी, बुलेट ट्रेन की बात करूं वो भी, तो ये सब कुछ कहां हो जाता है, हमारा सेम जापान में ही हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया कि हम दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, दैट इज धर्मा गार्जियन 2026। ये एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एक दूसरे की पावर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अचानक से आपको एक बदलाव बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, विच इज व्हाट, कि उसने अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा अलॉट किया है। उसने अपनी जो सेना है उसको अब और मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिससे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जापान एक्सेलरेट्स मिलिट्री अपग्रेड्स, एम्ब्रेसेस आर्म एक्सपोर्ट्स, लेंस इनटू अ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। अब वो
मेन खिलाड़ी बनना चाहता है, उसको लग रहा है कि बहुत दिन यार बैक सीट पर बैठ ली, अब क्या है मुझे फ्रंट सीट पर आना है और ड्राइव करना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को। जापान की हिस्ट्री अगर आपको पता हो, बहुत ही खतरनाक देश था जापान, लेकिन जब से परमाणु हमला हुआ तब से जापान शांत हो गया। और वो इतिहास जो रहा है हिरोशिमा नागासाकी का, उसके बाद जो डिसआर्मामेंट तक चीजें रही हैं, हमारी संधि साइन करेगी, उसके बाद जापान ने कभी भी मुड़ करके नहीं देखा उन सारी चीजों की तरफ। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है इन 21st सेंचुरी कि भैया हमें जरूरत है इन सारी चीजों की, चाहे वो हमारे हथियार हो, चाहे आर्म एक्सपोर्ट, हमें अपनी इकोनॉमी को भी बिल्डअप करना है, हमें अपने जो सैनिक हैं उनको भी मजबूती चाहिए, क्योंकि फिर इंडो पैसिफिक रीजन में तो हमारा कोई दबदबा ही नहीं रह जाएगा और हमें चाइना का गुलाम ना बनना पड़ जाए। ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए जापान ने ये सब अनाउंस किया है कि भैया देखो, जो हिस्टोरिकली हमारे प्रोहिबिशंस थे कि हम आर्म एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इसको भी खत्म करेंगे। हम ये भी करेंगे कि हम ट्रूप्स ज्वाइंट, जो हमारी मल्टीनेशनल कॉम्बैट ड्रिल्स हैं फिलीपींस के साथ, वो भी हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर परफॉर्म करी है। हम ऑस्ट्रेलिया को ऑफर कर रहे हैं कि भैया हमारा तुम जो सबसे इनबिल्ड हमने अभी बनाई है पनडुब्बी, उसको आप खरीदो आकर के। तो ये सारे हम काम करेंगे क्योंकि अब हमें मेन प्लेयर बनना है। ठीक है, अब हम ग्लोबल साउथ में बस एक जापान, छोटा सा जापान कहने वाली कंट्री नहीं बन जाते। और जापान का इतिहास बहुत ही क्रूर रहा है। पहले जापान क्या करता था कि चाइनीज जो महिलाएं हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट करता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। चाइनीज इसीलिए जापानीज को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज जापानीज आर ट्रू, यू कैन से दैट दी क्रिमिनलिस्ट काइंड ऑफ मेंटालिटी जो पास्ट में थे, जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था, उसके बाद से जापान शांत हुआ। वरना पहले तो जापान ने बहुत, जापान की जो नीति है सेम चाइना की नीति हुआ करती थी। चाइना जैसे विस्तारवादी नीति अपनाता है ना, दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता है, वैसे जापान उस समय करता था। जापान की विस्तारवादी नीति थी। एक छोटे से जापान ने पूरे अब चाइना तक के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। लेकिन जब से ये हिरोशिमा नागासाकी हुआ उसके बाद जापान शांत हो गया। लेकिन अब जापान वापस से अपने पुराने रूप में आ रहा है, और पुराने रूप में आने का मतलब ये हो जाता है कि उसी तरीके का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके का पावर वो बिल्ड करना चाहता है जैसा था। नाउ, how Japan's long-range Type 12 missiles could force Beijing to rethink Taiwan's and the region's strategy। अब देखो, चाइना को दिक्कत क्या हो जाती है? चाइना को दिक्कत ये हो रही है कि भैया जापान ताइवान के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। तो उसको लग रहा है कि अगर जापान इस तरीके से मिलिट्रीज बिल्ड कर रहा है, जापान इस तरीके से हथियारों को बिल्ड कर रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो जाता है, ताइवान के लिए अच्छा नहीं हो जाता है, और भारत के लिए लेकिन बहुत अच्छा है। भारत इसीलिए अपने साथ जापान को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहता है। क्वाड में शामिल किया ड्यू टू इंडो पैसिफिक रीजन, प्लस पाकिस्तान के मुद्दे पर भी वो जापान का सपोर्ट मांगता है, बिकॉज उसको भी पता है कि क्या सिचुएशन अभी चल रही है और कैसे हमें पावर बैलेंस बनाना है। दिस इज ऑल कॉल्ड द कूटनीति, और यही कूटनीति हमारी चली रहती है। पार्ट ऑफ द जापान इन्वॉल्विंग काउंटर स्ट्राइक स्ट्रेटेजी, द अपगार्ड मिसाइल फ्रॉम द पार्ट ऑफ जापान बॉर्डर स्टैंड ऑफ कंट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी व्हिच एम्स टू डिटर एडवाइजर बाय द इनेबल स्ट्राइक ऑन एनिमी फोर्सेस बिफोर द रीच द जापान टेरिटरी। और इस तरीके की मिसाइल उसने डेवलप कर ली कि भैया अगर मेरी टेरिटरी पे कुछ आ रहा हो तो पहले हम डिटेक्ट करके उसको खत्म कर दें। तो इतनी पावर स्ट्रेटेजी की तरफ जापान बढ़ रहा है। और अगर जापान इस समय भारत को आगे लेकर के चलना चाहता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि भैया उसको फिर यूएस का एक जो रहता है ना कि चाइना को टैकल करना है तो भैया यूएस का हमें साथ चाहिए, और यूएस का भी इंडिया का होता ही नहीं है। तो अभी इंडिया के पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि वो जापान के साथ आगे बढ़े, जापान के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करे, और जापान और इंडिया की दोस्ती बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द जापानीज कंट्रीज जो प्रेजेंट समय में चल रही हैं। आप देखोगे बहुत सारी 2000, 3000, 4000, 5000 इस समय हमारे बेसिस जो है ऑपरेट हो रहे हैं कंपनी के यहाँ पर पूरे इंडिया में। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, मेजर जी का प्रोजेक्ट भी इंडिया में चल रहा है, जो मेट्रो वाला मैंने आपको बताया, चाहे वो सिक्किम बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन फोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा असम गुवाहाटी वाटर सप्लाई हो। बहुत तरीके से जो जी का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंगेट कॉरिडोर, साउथ अंडमान पावर सप्लाई, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रोड्स मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो डेवलप किए जा रहे हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड भी चल रहे हैं, ये सब हमारे जापान के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो जाता है, ठीक है, चाहे वो अदर हमारा मुंबई इलाहाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स हो जाता है, सब में हम इनका ही जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं। नाउ टोटल ग्रेड अगर हम 2023-24 की बात करें, हमारे जो व्यापार हुआ है ये रहा है लगभग 1,95,000 करोड़ रुपए का, जो इंडिया और जापान के बीच में किया गया है। अभी जो हमारा FDI रहता है ना, जापानीज FDI इन इंडिया, टॉप एक्सपोर्ट जो की जाती है चीजें, जिसमें से हमारा रिफाइंड हो जाता है मोटर व्हीकल्स, प्रीमियम मेटल, टॉप एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया दैट इज डायमंड्स हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, और
कर्ड के साथ हो जाता है। तो अब हमें यही जो डेफिसिट हो रहा था ना, इसको कम करना है, और इसको डेफिसिट को हमें कम करने के लिए क्या करना होगा, जो डॉलर है उसको डिच करना पड़ेगा। जब तक हम डॉलर को डिच नहीं करेंगे तब तक हमारा ये डेफिसिट कम नहीं होगा, तब तक हमारा रुपया स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि पहले जो पेमेंट टर्म्स थी ना वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप कह लो कि लेंदी प्रोसेस था। यूएस में हम देते थे, फिर वो कन्वर्ट होता था येन में, देन वो जाता था, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता था, सप्लाई चेंज है उसमें भी दिक्कत आती थी, पेमेंट में भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वो डिले चले जाते थे। तो इसलिए अभी ट्राई किया गया कि भैया हमें क्या करना है, रिमूव करना है। भारत जापान व्यापार कुल ट्रेड हमारा 2.4 लाख का है, 45,000 करोड़ का, जहां पर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स वहां ऑटोपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जापान से आयात करते हैं 15.5 लाख करोड़ का। ये सारी चीजें अब हम बिल्डअप करेंगे, तो हमारे पास एक नई चीज है, एक नया भविष्य है, एक नया राह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान के साथ मिलकर के भारत ने कदमों को आगे बढ़ाए और चाइना को इससे क्या कर सके, वो टैकल कर सके। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें एक नई दिशा मिल रही है, एक रणनीतिक साझेदारी बन रही है, और चाइना को हम इससे क्या कर पा रहे हैं, काउंटर कर पा रहे हैं। सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर बताना है भैया कि भारत और जापान के बीच में जो प्रस्तावित हमारा लोकल करेंसी सेटलमेंट व्यवस्था है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।